इस देश की जो ब्राह्मणवादी राजनीति है और ब्राह्मणवादी राजनीति का कंट्रोल है भारत के राजनीति पर, तो उन्होंने अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए अपने दांव पेच में परिवर्तन किया और केंद्रीय सत्ता पर अपना ही नियंत्रण कैसे बना रह सकता है, इसके लिए अपने दांव पेच में परिवर्तन किया। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत कांग्रेस, इन्होंने एक काम किया कि उनके पार्टी के अंदर जो ओबीसी के लोग थे, उन लोगों को बीजेपी ने सामने लाया और उनको मुख्यमंत्री पद बहाल किया, चाहे बीजेपी के लोग हो चाहे कांग्रेस के लोग। जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण ले लो, तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने गोपीनाथ मुंडे को सामने किया। अगर हम महाराष्ट्र का देखें, और गोपीनाथ मुंडे के पहले भी अन्ना डांगे है जो धनगर जाति के, अभी तो वो बीजेपी में नहीं है मगर उस समय वो बीजेपी में थे। दूसरा नासफ फरांदे, ये माली जाति के, इसको उन्होंने प्रोजेक्ट करने का काम किया। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लो। मध्य प्रदेश में अभी जो शिवराज सिंह चौहान है वो ओबीसी की जाति का है, उसको उन्होंने जो है अगर मारे नहीं जाते तो वो भी मुख्यमंत्री बनते फडणवीस के जगह। उसके चौहान के पहले उमा भारती जो लोध कम्युनिटी की है, और उसी के आसपास एक और बीजेपी का ओबीसी चेहरा था, वो अहिर यादव जाति का था, वो भी मुख्यमंत्री बनाया गया। इसमें किसी यादव को उन्होंने, कांग्रेस ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था मध्य प्रदेश में, जबकि वहां ब्राह्मण और राजपूतों का कांग्रेस में डोमिनेशन हुआ करता था। तो मंडल राजनीति के बाद कांग्रेस ने भी ये खेल करने की कोशिश की। अब आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लो जो मध्य प्रदेश से निकला हुआ है, तो बीजेपी ने एक राजपूत को 15 साल मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद कांग्रेस ने उसको हटाने के लिए ओबीसी चेहरे का इस्तेमाल किया। और अभी जो वहां जो मुख्यमंत्री है वो कुर्मी जाति का है, कांग्रेस का है बघेल। राजस्थान का उदाहरण ले लो, अशोक गहलोत माली जाति का है। आज अगर हम देखें तो ये सारी बातें दिखाई देती है कि जो ब्राह्मण डोमिनेशन वाली जातियां थी, उन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से इनको काउंटर करने के लिए और केंद्रीय सत्ता पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए, और ओबीसी में जो उभार हो रहा है उसका फायदा लेने के लिए और सत्ता हमारे ही नियंत्रण में रहे इसकी खबरदारी लेने के लिए ब्राह्मणों ने कुछ दाव पेच किए, जिसके तहत ये खेल उन्होंने खेला, ऐसा दिखाई देता है। बिहार का उदाहरण ले लो। बिहार से लालू प्रसाद यादव का कब्जा तभी हटा जब बीजेपी ने एक ओबीसी के आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया चुनाव के पहले, नीतीश कुमार को। उसके बाद ही
बिहार में लालू प्रसाद का कब्जा जो है फ्री हो गया, और वहां बीजेपी के लोगों ने अंदरूनी एक खेल खेला कि लालू प्रसाद यादव ने जो वहां अपने राजनीति के लिए यादव लोगों का एक बेस सोट तैयार किया था, उसके विरोध में नॉन यादव जातियों की प्रतिक्रिया निर्माण करने का काम उन्होंने किया। खास तौर पर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को यादव जाति के विरोध में प्रतिक्रिया निर्माण करके उसका फायदा लेने की कोशिश की, और ये लगभग अभी 15 साल हो गया। ये खेल बीजेपी का अभी कामयाब है और ये खेल चल रहा है। यदि कांग्रेस ने एक बनिया जाति के आदमी को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में नहीं बनाया होता और एक ओबीसी आदमी को मुख्यमंत्री बनाया होता तो शायद बीजेपी को तोड़फोड़ करने में कामयाबी हासिल नहीं होती। हो सकता है ऐसे, एक तो ये बात है। मगर ये बात इनकार नहीं किया जा सकता कि मंडल की वजह से ओबीसी के जातियों में जागरण हुआ, मगर ये जागरण ऐसा देखने में आया, ये जागरण जातीय स्तर पर ज्यादा है। जातीय स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लो। कुशवाहा ने, उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा जाति को आधार बनाकर एक पार्टी बनाई। नीतीश कुमार ने कुर्मी जाति को आधार बनाकर एक पार्टी बनाई। तो ये तो प्रतिक्रिया थी ना यादवों की, यादव के विरोध में। तो ये जातीय जागृति जो है, हमने एक अभियान चलाया था, जातीय जागृति ब्राह्मणवाद का भक्ष बनेगी। तो बिहार में एक ओबीसी के आदमी को कांग्रेस के ब्राह्मणवादी राजनीति के शरण में जाना पड़ता है, और दूसरे कुर्मी जाति के लोगों को और कुशवाहा जाति के लोगों को बीजेपी के ब्राह्मणों के नीचे लगना पड़ता है। यानी ब्राह्मणों ने क्या किया, फिर जातियों में झगड़ा लगाकर उनमें विभाजन पैदा करके फिर इस जातीय जागृति का फायदा लेने की कोशिश की। मंडल तो ओबीसी के लिए लागू हुआ, ओबीसी के नाम पर लागू हुआ, मगर ओबीसी एज सच, ओबीसी के जातियों में जागृति का अभाव है। इसीलिए नेशनल लेवल का कोई संगठन ओबीसी के अंदर अभी तक कोई बन नहीं पाया। ओबीसी के जो भी संगठन है या राजनीतिक संगठन है वो जाति आधारित संगठन है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लो। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का, दूसरा अभी ओम प्रकाश राजभर का, बाबू सिंह कुशवाहा का। तो ये सारा जातीय परसेंटेज 5.4 तक है, यानी 25-30 साल में 2.4% ही अमल में लाया गया। इतना कम परसेंटेज क्यों अमल में लाया गया 27 में से? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उन जातियों के जो राजनीतिक दल है उन्होंने कभी भी इस सामाजिक मुद्दे को अपना एजेंडा कभी भी नहीं बनाया। उन्होंने कभी भी इस मुद्दे को राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर अमल करने के लिए कभी भी अपना एजेंडा नहीं बनाया। जब भी उनको सत्ता आई, जैसे फॉर एग्जांपल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एससी एसटी के रिजर्वेशन इन प्रमोशन के मुद्दे को विरोध किया, और ये विरोध काय के लिए किया कि जो 8.5% ब्राह्मण है वो खुश होना चाहिए, वो नाराज नहीं होना चाहिए।
जबकि उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण है वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी को भी वोट नहीं देता। यदि बहुजन समाज पार्टी किसी ब्राह्मण को टिकट देती है, उस ब्राह्मण को वो वोट देते हैं अगर वो जीतने के चांसेस है तो। जैसे मायावती ने 80 सीटें दी थी 2007 में, तो उसमें 80 में से 45 सीटें चुनकर आई बीएसपी की। तो ब्राह्मणों ने बीएसपी को वोट दिया इसलिए नहीं आई थी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मण कैंडिडेट को वोट दिया और जो बेस वोट था इनका, वो दोनों को क्लब करके वहां पर उन्होंने चुनाव जीता। तो ब्राह्मणों को लगा यार यहां हम लोग अपने कैंडिडेट को जितवा सकते हैं, तो अपने कैंडिडेट अपने जाति के ब्राह्मणों को जितवाने के लिए बीएसपी के कैंडिडेट को चुनाव जिता दिया। उसी तरह से समाजवादी पार्टी ने 40 लोगों को टिकट दी, उसमें 23 ब्राह्मण चुनकर आए। वहां ब्राह्मणों ने 23 जगह पर ब्राह्मणों को वोट दिया, बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। ब्राह्मण कभी भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते हैं या बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देते, क्योंकि उस पार्टी को वो अपनी पार्टी नहीं मानते। जहां तक पार्टी मानने का सवाल है, वो कांग्रेस को और बीजेपी को ही अपनी पार्टी मानते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकली कॉन्शियस है। वो जानते हैं कि बीजेपी को ब्राह्मणों ने बनाया है, कांग्रेस को ब्राह्मणों ने बनाया है, तो ये ब्राह्मणों ने हमारे लिए बनाया है, वो ये जानते। मगर बहुजन समाज पार्टी चलाने वाले जो लोग हैं, मायावती या अखिलेश यादव, इनको ऐसा लगता है कि ब्राह्मण हमारे पार्टी को वोट दे, इसके लिए वो उनके पीछे लगे रहते हैं। मगर उनको वोट वो देते नहीं है। अभी एक सर्वे रिपोर्ट आया उत्तर प्रदेश में, उस सर्वे में पहले नंबर का मतलब ब्राह्मणों ने पहले नंबर वोट देने का किया कि हम बीजेपी को वोट देंगे, दूसरा नंबर कांग्रेस को देंगे, तीसरा नंबर समाजवादी पार्टी को देंगे, बहुजन समाज पार्टी को, और चौथा नंबर समाजवादी पार्टी। उन्होंने ऐसा नंबर लगाया। तो इस तरह से उनका प्रेफरेंस निर्धारित है। मगर इन लोगों को यह बात समझ में नहीं आती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी में और समाजवादी पार्टी में कंपटीशन चल रहा है कि ब्राह्मणों के वोट हमको मिलने चाहिए। ब्राह्मणों के वोट हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यदि समाजवादी पार्टी ने या बहुजन समाज पार्टी ने 52% ओबीसी की लड़ाई लड़ी होती, या उनके साथ सामाजिक के साथ साथ आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक न्याय भी किया होता, तो उनका इस्तेमाल बीजेपी के लोग जो कर रहे हैं वो करने में कामयाब नहीं होते। इन्होंने भी इस बात को ध्यान में नहीं रखा। तो बीजेपी को, आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को मौका जाकर एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब 81 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया, तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने इसको काउंटर करने के लिए राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया, और कांग्रेस ने इसको काउंटर करने के लिए खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का नारा लगाया। इन दोनों द्विजों के यानी ब्राह्मणों की पार्टियों ने खेल खेलने की कोशिश की इसके विरोध में, मगर खुलकर मंडल का विरोध करने के नाम पर वो सामने नहीं आ रहे थे। वो खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान के नाम पर आ रहे थे, और ये लोग राम मंदिर के नाम पर मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे। उनका विरोध करने का तरीका यह था, क्योंकि डायरेक्ट अगर 52% लोगों का विरोध करते तो 52% लोग कांग्रेस के और बीजेपी के विरोधी हो जाते।
और अगर 52% लोग विरोध में हो जाते तो दोनों पार्टियों का खात्मा हो जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ब्राह्मण राजनीति ने यह निर्णय किया कि इसका विरोध करना खतरनाक है। विरोध करने से पॉलिटिकल पावर चला जाएगा, समर्थन करने से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चला जाएगा। तो विरोध भी नहीं करते हैं, समर्थन भी नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ राम मंदिर चलाते हैं, खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का नारा लगा चलाते हैं। ऐसा दोनों ने चलाया। अब ये जो उन्होंने चलाया, उस दौरान क्या हो रहा था? ओबीसी के लोग क्या कर रहे थे? ओबीसी के लोग राम मंदिर के आंदोलन में शामिल थे। मैं मेरा अपना व्यक्तिगत उदाहरण आपको बताता हूं कि मैं माजल गांव में एक प्रोफेसर धनगर जाति का था, उसको पूछा, सर ये मंडल कमीशन की ओबीसी की लड़ाई लड़ना चाहिए? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था, धर्म खतरे है, धर्मो रक्षति रक्षम, धर्म को पहले रक्षा करो, धर्म फिर बाद में अपनी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा करने के लिए हमको काम करना चाहिए, मंडल का करने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने जवाब दिया था। तो उस समय ओबीसी के जो लोग हैं वो राम मंदिर के आंदोलन के समर्थन में थे। तो उस समय एससी एसटी के लोगों ने मंडल कमीशन का आंदोलन चलाया और उसके लिए काशीराम जी ने मैदान में ये मोर्चा संभाला था। जेल भरो आंदोलन भी दिल्ली में चलाया था। मैं आपको जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति का एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब चौधरी चरण सिंह की मृत्यु हुई तो चौधरी देवीलाल उसके नेता बने और तमाम नॉर्थ इंडिया के बैकवर्ड क्लासेस के लोग चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में इकट्ठा हो गए। तो चौधरी देवीलाल के पास बहुमत था, मगर वो प्रधानमंत्री बनने के बजाय उसने सांसदीय दल में उसको नेता चुना गया, चौधरी देवीलाल को, मगर उसने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो ये मंडल कमीशन का मामला फंसा हुआ था। तो मंडल कमीशन का मामला फंसा हुआ था तो वीपी सिंह ने क्या किया, क्योंकि वो कांग्रेस से आया हुआ गाग लीडर था, उसने क्या किया कि मंडल कमीशन को लागू करने के लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी बनी उसका चेयरमैन चौधरी देवीलाल को बनाया। उसके पीछे वीपी सिंह का यह मकसद था कि यदि चौधरी देवीलाल मंडल कमीशन लागू करता है तो जाट उसमें शामिल नहीं होंगे, तो जाट चौधरी देवीलाल के विरोध में चले जाएंगे लागू करता है तो। और अगर लागू नहीं करता है तो बैकवर्ड क्लासेज के लोग जो इसके सपोर्टर मेंबर है वो विरोध में चले जाएंगे। वीपी सिंह ने अपनी राजनीति करने की कोशिश की, मगर हाँ वही मैं सवाल का जवाब दूंगा, मगर ये बात मैं बताना चाहता हूं। अब हुआ क्या कि देवीलाल वीपी सिंह को क्या कह रहा था कि जाट जाति को मंडल में शामिल करके इसे लागू किया जाए। वो इस बात से टकराव पैदा होता रहा और इस टकराव में देवीलाल को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया। हटाने के बाद चौधरी देवीलाल जो है वो काशीराम जी को मिलने के लिए आए और काशीराम जी ने देवीलाल को समर्थन दे दिया जो रैली आयोजित की गई थी उसमें। अब उसकी वजह से वीपी सिंह संकट में फंस गया। इस संकट से निकलने के लिए यह संकट काशीराम जी की वजह से ज्यादा बढ़ गया। संकट से निकलने के लिए वीपी सिंह को मंडल कमीशन लागू करना पड़ा। तो कुछ हद तक मैं ऐसा मानता हूं कि काशीराम जी ने अगर चौधरी देवीलाल को समर्थन नहीं दिया होता तो शायद वीपी सिंह मंडल कमीशन लागू नहीं करते। तो कुछ हद तक इस बात का श्रेय जो है काशीराम जी को दिया जा सकता है उस समय के राजनीतिक दावपेच को ध्यान में रखते हुए। चौधरी देवीलाल जो है या जाट लोग जो है जो अभी खुलकर
रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं ना सारे नॉर्थ इंडिया में। अभी तो सारी बातें खुलकर आ रही है, उस समय ये खुलकर नहीं आ रही थी। उस समय क्या हो रहा था कि यदि जाट को माइनस कर दिया जाए तो जाट, कुर्मी, अहीर, इन लोगों को इकट्ठा करके नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत चौधरी देवीलाल ने पैदा की थी। किसानों के नाम ऊपर में नाम दिया किसानों का, अंदरूनी रणनीति चौधरी देवीलाल की, चौधरी चरण सिंह की ये थी कि नॉर्थ इंडिया के कुर्मी, अहीर, कोयरी, यादव, इन लोगों को अगर जोड़ दे तो ये मध्यवर्ती जातियां जो है इसका एक नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ी शक्ति बनेगी और ब्राह्मणों को वास्तविक रीति से इसका मुकाबला करने में वो कामयाब होंगे। ये रणनीति थी। अब इसमें क्या हुआ, ब्राह्मणों ने क्या किया, जो मंडल है वो बिहार का, उसको मंडल कमीशन का चेयरमैन बनाकर उन्होंने मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन में जाटों को माइनस किया। उसके पीछे मंडल की यह सोच थी कि इस राजनीति का जो चौधरी है वो जाट बन गया। अगर मंडल कमीशन में से इनको माइनस कर दिया जाए तो जाट के बजाय अहीर इसका चौधरी बन जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अहीर लोगों का वर्चस्व बढ़ेगा। तो आपने देखा कुमार, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव, ये तीन लोग संसद में इकट्ठा हुए और जातीय आधारित गिनती के मुद्दे पर संसद को बंद कर दिया था। और कई सालों तक इन तीनों ने मिलकर केंद्र की राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और ये भूमिका जाट लोग निभाया करते थे। पहल करने का रोल उनके पास हुआ करता था और ये उनको सपोर्ट करते थे। तो ये इसमें जाट को मंडल से माइनस करने के पीछे जातीय राजनीति भी काम कर रही थी। और इसका परिणाम क्या हुआ कुमार, पोस्ट मंडल में अब धीरे धीरे जाट जो है बीजेपी की तरफ खिसक रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर पिछले चुनाव में जाट बीजेपी की तरफ खिसक गए। अभी जाटों ने और बीजेपी ने मिलकर ज्वाइंट गवर्नमेंट हरियाणा में बनाई। पंजाब में 15-20 साल तक बीजेपी और अकाली दल के लोगों ने, इसका मतलब जाटों ने मिलकर सरकार चलाई। तो ये राजस्थान में जाट और बीजेपी के लोगों ने फिर मिलकर वहां पर राजनीति की। तो मंडल के उभरने के बाद कई किस्म की बातें डेवलप हुई है। ये सारी बातें इस आधार पर कही जा सकती है। ये राजनीति के वजह से ऐसा हुआ, जैसे बिहार में यादव जो है पॉलिटिकली कॉन्शियस है, कुर्मी पॉलिटिकली कॉन्शियस है, कुशवाहा पॉलिटिकली कॉन्शियस है, ठीक है। मगर जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं बिहार में वो उतने पॉलिटिकली कॉन्शियस नहीं है, इसलिए बीजेपी के लोग उनका इस्तेमाल करने में कामयाब होते हैं और उनका समर्थन लेते हैं इनके विरोध में और सरकार अपनी स्थापन कर लेते हैं, उस पर नियंत्रण अपना रखते हैं, पॉलिसी अपनी चलाते हैं। और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग इसलिए खुशी मनाते हैं क्योंकि उन्होंने अहीरों को रोका, उन्होंने उनको रोका। यानी उनके मन में एक प्रकार से क्या कहा जाए कि ये जो जातीय प्रतिक्रिया है, इस प्रतिक्रिया का फायदा ले रहे हैं ब्राह्मणवादी राजनीतिक लोग। मगर पॉलिटिकली एमबीसी की जातियां उतनी पॉलिटिकली कॉन्शियस ना होने की वजह से वो अपना फायदा बीजेपी को लेने देती है, क्योंकि उसका फायदा जितना एमबीसी को होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है। अभियान चलाया था कि जाति जागृति ब्राह्मणवाद का भक्ष बनेगी, तो ये हिंदुआइजेशन नहीं है, ये ब्राह्मणाइजेशन है।
ब्राह्मण ऐसा कहते हैं ये हिंदुआइजेशन हो रहा है, मगर हिंदुआइजेशन नहीं हो रहा, तो ब्राह्मणाइजेशन हो रहा है। मगर ये जाति जागृति की वजह से हुआ। अभी लालू प्रसाद यादव का नाम कोई छोटा नाम तो है नहीं, मुलायम सिंह यादव का नाम कोई छोटा नाम तो है नहीं, शरद यादव का नाम कोई छोटा नाम तो है नहीं, समझ रहे ना कुमार। मगर इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी का कोई राष्ट्रीय स्तर पर संगठन खड़ा किया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर कोई आंदोलन खड़ा किया जाए, किसी ने भी प्रयास किया ऐसा कोई उदाहरण दिखाई नहीं देता ओबीसी के नाम पर। दूसरा, ब्राह्मणों को इन लोगों ने एमबीसी वर्सेस ओबीसी का झगड़ा लगाने के लिए मटेरियल प्रोवाइड किया, ऐसा व्यवहार किया। सामाजिक न्याय के नाम पर ये लोग लड़ाई लड़ते रहे, लड़ना भी चाहिए, मगर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते वक्त अपने ही अधीन जो एमबीसी के लोग हैं उनके साथ न्याय नहीं किया। तो उसका मौका बीजेपी के लोगों को मिल गया। अब रोहिणी कमीशन बनाया, वो बीजेपी आने के बाद बनी। अब बीजेपी को ये एमबीसी के लोग देश भर में वोट दे रहे, वो कमीशन बनाया मगर दबा के रख दिया।